मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 25 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अहमद मुन्नत किम, इनका गांव है पचपोखरा, उत्तर प्रदेश से हैं। देवंजन दास वर्धमान, पश्चिम बंगाल से हैं। विश्वास चौधरी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं। और भूपिंदर सिंह, आपका गांव है दाढ़ी कनुआ, हिमाचल प्रदेश से हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में राजनीतिक दलों का लोकतंत्र, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में आपने एक खबर सुनी जो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अखबारों में इसे जगह नहीं मिली है क्योंकि ये यूं समझ लीजिए कि आम लोगों की जानकारी के लिए नहीं है। यहीं पर आपको सिविल सर्विस की तैयारी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। मतलब आप ये मत मान करके चलिए कि जो अखबार में छपेगा वही पूछा जाएगा। नहीं, अखबार अपने ढंग से छापते हैं, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं छपते, है ना। लोगों को सूचनाएं देने के लिए छपते हैं और वे लोगों को ऐसी ही सूचनाएं देंगे जिनमें लोगों का इंटरेस्ट होगा। तो अभी जो मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं, इससे लोगों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं हो सकता दोस्तों। और यह घटना है राष्ट्रीय परिषद का गठन। किसके बारे में राष्ट्रीय परिषद का गठन? जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, ट्रांसजेंडर पर्सन जिसे आप अगर सीधे अनुवाद कर दें तो उभय लिंगी व्यक्ति कह सकते हैं, या किन्नर समाज जो आप मानते हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, राइट। आपको ध्यान होगा कि 2019 में एक एक्ट पारित किया गया था, उसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन्स ब्रैकेट में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ब्रैकेट क्लोज एक्ट 2019। इसके तहत उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह समुदाय जो अभी तक समाज के बिल्कुल हाशिए पर रहता था, उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई है और हमारे देश के जो दूसरे नागरिक हैं उनके समान अधिकार, उनके ही समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ बात की थी, आप लोगों को ध्यान होगा। और अगर ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं, मान करके चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2019 का एक्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मित्रों, उनके लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन कर दिया गया है। इस एक्ट में यह प्रोविजन था कि एक राष्ट्रीय परिषद बनाई जाएगी। अब देखिए, परिषद राष्ट्रीय स्तर की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परिषद है। इसी एक्ट के अधिकारों का उपयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसका थोड़ा सा ही कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, संरचना क्या होगी। तो जो हमारे मिनिस्टर होते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जिसे आप कहते हैं, उनके जो हमारे केंद्रीय मंत्री होंगे वे इसके अध्यक्ष होंगे। थोड़ा सा आई कंस्ट्रक्शन को, इसका कंपोजिशन को देख लेते हैं। मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ मंत्रालयों के भी मंत्री होंगे। इसमें ऐसे मंत्रालय रखे गए हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर लोगों के वेलफेयर से है। उदाहरण के तौर पर हेल्थ मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से होंगे, रूरल डेवलपमेंट से होंगे, है ना कहीं इनका संबंध ट्रांसजेंडर ग्रुप से होता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी रखे जाएंगे, लेकिन सभी राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। कुछ राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, जैसे साउथ से ले लिया, नॉर्थ से ले लिया, नॉर्थ ईस्ट से ले लिया, इस तरीके से प्रतिनिधि होंगे। और ये रोटेशन होगा कि ठीक है, अब साउथ से यहां के प्रतिनिधि आ गए तो साउथ से अब इस राज्य के प्रतिनिधि होंगे, तो रोटेशन वाइज राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। और इसके साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी 5 व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, 5 प्रतिनिधि इसमें होंगे। तो ये परिषद का कंपोजिशन है, परिषद की संरचना है। अब आप देखिए कि इसका काम क्या है। सामान्यतः परिषद का काम क्या होता है।
सामान्यतः वही काम इसके भी है। बेसिकली एक तरह से एक एडवाइजरी ग्रुप की तरह होती है। एडवाइजरी यानी कि इसका काम सलाह देना होता है। किसको? केंद्र सरकार को। तो अब ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं उनके बारे में केंद्र सरकार को एडवाइस देगी और साथ ही साथ कुछ एक्ट भी करती है। जैसे क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए इनके कल्याण के लिए, किस किस तरह के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, किस तरह के कानून होने चाहिए, तो बाकायदे इसके बारे में केंद्र सरकार को सलाह देगी ताकि ये जो समुदाय है इन्हें समान, ये बिल्कुल समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके समान आ सकें और समाज में इनका पूरी तरह से फुल पार्टिसिपेशन हो सके, समाज में पूरी भागीदारी हो सके। इसके साथ ही साथ देखिए कि जैसे पॉलिसी बना दी गई, अब वो पॉलिसी ठीक ढंग से लागू हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोग्राम शुरू कर दिए गए तो प्रोग्राम ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर हो रहा है जो प्रोग्राम्स और जो पॉलिसीज बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से ट्रांसजेंडर ऐसे भी होंगे जिनकी शिकायतें आ रही हैं, तो उनकी शिकायतों का रिड्रेसल क्या हो सकता है, यानी निवारण क्या हो सकता है। तो निरीक्षण करने का काम, मूल्यांकन करने का काम, प्रभाव के आकलन का काम, शिकायत निवारण का काम, इस तरह के काम भी ये परिषद करेगी। और साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी विभाग होंगे और जो एनजीओज होंगे, सरकारी विभाग के साथ साथ जो एनजीओज होंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी यह परिषद करेगी। तो आप यूं कह लीजिए कि यह परिषद बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस तरीके से प्ले करेगी। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको ध्यान से तैयार करना चाहिए। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं भरत झुनझुनवाला जी का। उसका शीर्षक है संभव है पर्यावरण रक्षा संग आर्थिक विकास। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की, सामान्यतः देखिए हम क्या मानते हैं, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि नहीं, जो पर्यावरण है और जो हमारा विकास है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि अगर विकास करना है तो क्या करेंगे आपको जमीन चाहिए तो आप जंगल काटिए, आप फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे तो जल भी प्रदूषित होगा और वायु भी प्रदूषित होगी, तो वो तो एक अनिवार्य हिस्सा है, वो हमको करना ही पड़ेगा और इसमें पर्यावरण नष्ट होगा। लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि नहीं, जो आर्थिक विकास है वो बाकायदे पर्यावरण की रक्षा करते हुए किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि कोई नई थ्योरी इन्होंने नहीं दी है, बहुत समय से ये बात चल रही, जब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हाँ, हम ऐसा विकास कर सकते हैं जो धारणीय हो, जो लंबे समय तक चल सकती है, पर्यावरण के साथ साहचर्य हम निभा सकते हैं। तो ये थ्योरी बहुत लंबे समय से है। इसमें इन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही है। और सबसे अच्छी बात जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें इन्होंने कुछ अपनी तरफ से उपाय सुझाए हैं कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि इसमें जो उपाय सुझाए गए हैं उन्हें आप अलग से नोट कर लें। जैसे उन्होंने बताया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये बाकायदे आपके सिविल सर्विस का एक टॉपिक है, पर्यावरण प्रभाव आकलन। अखबारों में बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलता होगा कि इसमें सरकार अब चेंज करने की सोच रही है, वो एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है। जब आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है, इसका काम प्राइवेट एजेंसीज को सरकार दे देती है। अब ये जो प्राइवेट एजेंसी है वो अब बाकायदे जो फैक्ट्री लगाने वाला है उससे मिला करके और कुछ भी आकलन करके दे देते हैं, तो सही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए सरकार को बाकायदे खुद हाथ में अपने लेना चाहिए। इसके लिए बाकायदे एक राष्ट्रीय परिषद बनाई जानी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है और गलत तरीके से काम कर रही, तो आप ये मत कहिए कि आप इसे बंद कर दीजिए, उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। पर्यावरण को लेकर के जो केसेस कोर्ट में चले जाते हैं, तो सरकार को चाहिए कि अलग से कोर्ट से बात करके वो उन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करे। अगर वो 2-4 साल तक पड़े रहेंगे तो फिर आखिर में जीडीपी कहीं ना कहीं हमारी बाधित हो रही है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन हमारा कम हो रहा है, घट रहा है, रुक गया है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, मेंस में आपने देखा होगा कि अंत में वो आपकी राय पूछते हैं, अच्छा उपाय बताइए, अच्छा अपने विचार बताइए। तो अब एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तुरंत वहां कहाँ उपाय सूझते हैं और कहाँ विचार सूझते हैं। तो तैयारी करने का एक यही अच्छा तरीका होता है कि हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं और उन्हीं का फिर कई कई तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे मित्रों, आप उन्हें जरूर नोट कर लें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण। मित्रों, मैंने जो इस विषय का चयन किया है 2 कारणों से किया है। अभी आप कल के दूरदर्शन न्यूज में भी आपने विस्तार से इसके बारे में बहस सुनी है।
आज के अखबारों में भी ये दिया हुआ है कि जो खासकर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में फिर से एक बार आवाज़ उठी है कि इसका जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से बाहर का हो या अंदर से हो, किस तरीके की बातें हो। इसके बाद उनके वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और अंततः फिर वही हुआ जो चीज़ें चल रही थी। सोनिया गांधी जी को ही अब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 6 महीने तक एटलीस्ट काम करने के लिए कहा गया है। ये एक अवसर है जिसकी वजह से मैं इस विषय को लेकर चल रहा हूं। और दूसरा ये है कि इस पर बाकायदे एक साल मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ठीक है, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर राजनीतिक दलों के अंदर ही अपना लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर वो लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे? इस आशय का प्रश्न एक साल पूछा गया था। तो देखिए, एक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का सीधा सा जो मतलब है वो है चुनाव करने की स्वतंत्रता। हर चीज में चुनाव करने की स्वतंत्रता। अगर कोई संगठन है तो संगठन न तो जन्मजात है कि उसका जो अध्यक्ष है फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, और न कहीं से वो थोपा गया है बाहर से। उस संगठन के जो सदस्य हैं वे सदस्य ही अपने लीडर का चुनाव करें। और हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल के पंचायत की हो या हमारे हाईएस्ट लेवल पर कैबिनेट की हो या मंत्रिपरिषद की हो या पूरे के पूरे आप यूं कह लीजिए कि लोकसभा की क्यों न हो, यही पैटर्न रखा गया है। यही पैटर्न राजनीतिक दलों का भी है सामान्य तौर पर, लेकिन हमारे जो भारत के राजनीतिक दल हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के साथ तो आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जो राजनीतिक दल आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कांग्रेस पार्टी लंबे समय से गांधी परिवार के साथ चल रही है। हालांकि बीच बीच में गैर गांधी परिवार के भी उसमें अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियां किसी एक व्यक्ति के प्रभुत्व में चलने वाली पार्टियां हो गई हैं कि एक व्यक्ति है, बस वही लगातार अध्यक्ष बना हुआ है, और जब वो पार्टी सत्ता में आएगी तो स्वाभाविक है कि फिर वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे वे राजनीतिक दल जो बेसिकली लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीतने के बाद लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार का निर्माण करते हैं और लोकतांत्रिक पद्धति से फिर काम भी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि विद इन देमसेल्फ, यानी कि अपने ही अंदर उनके यहां इस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है कि वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करें, अपने सचिव का चुनाव करें। जिसका दबदबा है वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करके और फिर उस दल को आगे बढ़ा रहा होता है। तो एक बहुत ही विचित्र किस्म का यहां आपको कंट्राडिक्शन सा दिखाई देगा कि वही राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं अपने अंदर के लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, समय की कमी को देखते हुए इसमें मैं बहुत विस्तार के साथ जाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। और यदि इस पर कुछ आपको पढ़ने को मिलता है तो ध्यान से पढ़ करके उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट भी कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अनामिका सिंह उत्तर प्रदेश से, सूर्यकांत त्रिपाठी, शिवांश और अंकित राज मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।